हमारी माताएं, बहनें, भाइयों, बुजुर्गों, आए हुए सभी मित्रों, मैं सबसे पहले आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि मैं थोड़ा देर से आया हूँ, लेकिन कार्यक्रम से, घर से तो टाइम पे निकला, लेकिन कार्यक्रम करते करते जब जनता के पास संवाद होता है तो आप जितना भी मना करिएगा, मेरा भी दो बात करते करते विलम्ब होता है, हर एक जगह में होता है। तो इस तरीके से यहाँ आते आते विलम्ब हुआ, लेकिन मैं इस बात के लिए आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, देर होने के बावजूद भी आपने राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हुए यहाँ पर अभी तक उपस्थित हैं। कई समस्याएं हमने सुनी, समस्याओं से तो कोई मुक्त नहीं होता, और समस्या हर जीवित व्यक्ति को अनुभव होता है। मानव जीवन में यह स्वाभाविक रूप से, और उसका समाधान भी हम ही लोगों को ढूंढना है, कोई ढूंढ के नहीं देता, हम ही लोगों को ढूंढना है। आगे निरंतर प्रयास जारी रहे, ये उद्देश्य हम सबका है, और उसी में से कुछ काम आगे बढ़ता है, कुछ काम में रुकावट आती है, कुछ काम में जल्दी प्रगति होती है, कुछ में विलंब में प्रगति होती है। लेकिन कुल मिलाकर के यदि हम कहें तो आज 2014 के बाद आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारत ने विश्व को शंखनाद करते हुए, टंकार करते हुए ये मैसेज देने का काम किया है कि न भारत कमजोर है और ना ही भारत पीछे रहेगा, बल्कि विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। और इसी कड़ी में जहां दुनिया के सामने भारत नई तरीके से दिख रहा है, आगे बढ़ता हुआ, आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से बहुत सारी उपलब्धियां, लेकिन उस उपलब्धियों का हम यहाँ आकलन नहीं कर सकते, यहाँ चर्चा भी नहीं कर सकते। वो तो तब आकलन कर सकते हैं जब हमारे देश के सीमाओं में किसी तरह की घटना घटती है तब। याद करिए, जब कारगिल का युद्ध हुआ था, उस समय हमारे सेना ने किस तरीके से जवाब दे करके पाकिस्तान का छक्का छुड़ाया था। याद करिए वो दिन जब हमारे यहाँ पर उग्रवादी और ऐसे घटनाओं के माध्यम से देश के सरहदों में हमला किया था। उस समय भारतीय सेना आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में क्या हुआ था बताइए? सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, और हमने यह संकल्प लिया, इस देश के सामने, इस देश के साथ, इस देश के अंदर कोई भी अगर किसी तरह का अड़चन पैदा करेगा तो भारत जोरदार मुकाबला करेगा, और भारत का वैसे कोई भी ताकत कहीं भी छुपेगा तो उसको खोज करके हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। भारत का संकल्प है। तो यह सारी बातें अभी यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात का है कि भारत सरकार ने इन दिनों में किस तरीके से आपने जो सरकार बनाया उसका परिणाम निकला। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि इसके पहले मैं वहां पर भी कहा कि जब कोई सांसद बनता था तो एक तो गैस कनेक्शन के लिए सांसद के पास में जाकर के रिक्वेस्ट करता था कि आपका कोटा से दे दीजिए। आज मैं यदि कहूँगा कि आज कितने लोगों के पास में गैस का कनेक्शन पहुंचा है, आप ही बताइए हाथ उठा करके, यहाँ पर कितने लोगों के पास गैस का कनेक्शन पहुंचा है? उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का कनेक्शन कितने लोगों तक पहुंचा है? आप खुद आप देख रहे हैं कितने लोगों ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से उसके यहाँ पर गैस का कनेक्शन। पहले एक आदमी रिक्वेस्ट करता था, ये कैसे हुआ? 2014 के पहले ये योजना नहीं था। जब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बना तो देश में उज्ज्वला योजना प्रारंभ हुआ और लोगों के घरों तक गैस का कनेक्शन पहुंचा कि नहीं पहुंचा? ताली बजाइए।
पहले के दिनों में इंदिरा आवास के नाम से कितना गांव में घर बनता था एक साल में, जरा बताइए। 2014 के पहले जरा याद करिए। लेकिन 2014 के बाद का आकलन देख लीजिए कि प्रधानमंत्री आवास कितना हर गांव में बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बोलिए। संख्या बढ़ी है कि नहीं? अभी बन है, अभी तक नहीं बना है। तो इस तरीके से संख्या में बढ़ोतरी, पैसा नहीं रहेगा तो संख्या में बढ़ोतरी कैसा होगा? भारत सरकार ने व्यवस्था किया कि हमारा आर्थिक संसाधन बढ़ना चाहिए। आज आपके सबके हाथ में कितने लोगों के पास में मोबाइल है, जरा बताइए, जरा हाथ उठाइए। कितने लोगों? मोबाइल वाला कितना हाथ उठाइए ना, इसके पास नहीं है मोबाइल, है कि नहीं है? ये मोबाइल चाइना से पहले आता था। 2014 के पहले कहां से आता था? आज भारत बना रहा है। जो मोबाइल आपके हाथ में है, खोल के देखिए, मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। भारत का निर्माण किया हुआ मोबाइल आपको मिल रहा है। आपको ध्यान में नहीं होगा, यही सिमडेगा से हमारी बहनें बहुत सारी गई, जिन बहनों को आज मौका मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक का डिग्री भी ले रहा है, और उसके साथ साथ ये जो एप्पल मोबाइल, सबका महंगा मोबाइल, उस मोबाइल को बनाने का काम सिमडेगा की हमारी बहनें कर रही है बेंगलोर में। यूपी की बहनें हमारे कर रही है बेंगलोर में। लगभग 1400 महिलाओं को रोजगार देने का काम, बहनों को रोजगार देने का काम उस समय हम लोगों ने किया। इस तरह की योजना ये पहले बाहर से आता था, विदेश से आता था, विदेश में पैसा भेजना पड़ता था। इस तरह की स्थितियों से निपटते हुए भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। आज हम सब भूल गए, क्योंकि समय बीत जाता है, कुछ चीजें याद नहीं रहती है। लेकिन यह देश पहला दुनिया का ऐसा देश है जो गर्व से कहता है कि कोई भी विपत्ति आए तो देश के जनता के सामने हम खड़े हैं। नरेंद्र मोदी का यह आह्वान। और आप याद करिए, दुनिया हंसता था उस समय, विपक्ष के लोग तरह तरह की बातें करते थे। जब प्रधानमंत्री ने कहा कि घर से निकल करके थाली पीटिए, बोला था कि नहीं बोला था? आपने बजाया था कि नहीं बजाया था? क्यों बजाया था? आपको तो थाली पीटने से क्या मिला? थाली पीटने से क्या मिला? ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन थाली की आवाज एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर तीसरे घर कि कुछ हो रहा है, कुछ घटना घटी है जिसके प्रति हमको सावधान रहना है। देश के प्रधानमंत्री खुद ताली बजा करके बोले कि सब थाली बजाओ ताकि हर घर में जागरण की अवस्था हो जाए। और हमारे साइंटिस्टों ने उसके बाद रिसर्च किया। कहा प्रधानमंत्री जी ने कोविड का दवा बनाई है इस देश में। हमारे साइंटिस्टों ने दवा बनाया, और अब हम आपसे हाथ उठाने के लिए कहते हैं। कितने लोगों के पास, कितने लोगों ने वैक्सीन लिया, जरा हाथ उठाइए। ये दवा किसने बनाया? भारत ने बनाया। इसके पहले जब देश में 70 के दशक में चेचक हुआ था, 3 साल लगा था चेचक का दवा मंगाने के लिए विदेश से, लेकिन 1 साल के अंदर दवा भी बना, आपके घर तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? ये सरकार बनाने का नतीजा है। हमारी कुछ समस्याएं निश्चित रूप से यहाँ पर हो सकती है, लेकिन देश स्वाभिमान के साथ आगे बढ़े, ये इच्छा आपकी है कि नहीं है? देश का सर ऊंचा रहे, ये आपकी इच्छा है कि नहीं है? हर गरीब को अनाज मिले, ये आपकी इच्छा है कि नहीं है? हर किसी को उज्ज्वला का योजना का लाभ मिले, ये आपकी इच्छा है कि नहीं है? हर किसी को शौचालय की सुविधा मिले, ये आपकी इच्छा है कि नहीं है? तो इन सारे चीजों को क्या कांग्रेस के जमाने में आप देखते थे? बोलिए, जोर से बोलिए। आज ये संभव यदि हुआ तो आप जैसे कार्यकर्ताओं के बल पर, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के वजह से हुआ है। और इसलिए हम जब घर में बैठते हैं तो घर की समस्याएं आती है। परिवार में जब हम बैठते हैं तो बेटी कुछ बोलती है, बेटा कुछ बोलता है, भाई कुछ बोलता है, माँ कुछ बोलते हैं। यह होता है क्योंकि परिवार की बात है, तभी तो परिवार सशक्त होता है कि सबकी बात सुनी जाती है। हमने भी इस परिवार की बात सुनी। हम उन समस्याओं के प्रति जरूर ध्यान रखेंगे
लेकिन सबसे पहले हिंदुस्तान का सर ऊंचा रहना चाहिए। इसलिए हम भारतीय जनता बात सही है कि नहीं है? सही है। हर परिवार के लोग अपना सम्मान की चिंता करते हैं, आपस में घर में जरूर चर्चा करते हैं, लेकिन इसके साथ बाहर जब निकलते हमारे परिवार का सम्मान होना चाहिए। तो उसी तरीके से हमारा देश का सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे देश के सम्मान के लिए हम इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में रह रहे हैं। मैं मानता हूँ ये सुदूरवर्ती क्षेत्र है, उड़ीसा 3 किलोमीटर में है, दूर दराज का इलाका है, लेकिन सर ऊंचा रहेगा तो परिवार का गर्व यानी भारत का गर्व दुनिया के सामने दिखाई देगा कि भारत अपने आप में चलना भी जानता है, खड़ा होना भी जानता है और दौड़ना भी जानता है। और जो अगर देश के साथ गद्दारी करेगा उसको दौड़ाना भी जानता है। ये भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मित्रों, हमारा लक्ष्य यही है। आज जगह जगह पर, यहाँ पर भी बताया गया, बानो ब्लॉक में, सभी ब्लॉक में हमने एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल दिया है। सभी ब्लॉक में लगभग दिया है। टीचरों के भी पहला ऐसा अवसर आया है नरेंद्र भाई मोदी के सरकार में, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, जिस मंत्रालय को मैं संभाल रहा हूँ, पहली बार भारत सरकार के तरफ से यह फैसला हुआ कि उन ब्लॉक में जहां अभी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बन रहा है, उसके लिए हमने 40,000 शिक्षकों की नियुक्ति का घोषणा करते हुए 10,000 शिक्षकों की नियुक्ति कर दिया। अब ये 6 क्लास से 12 क्लास तक जिस बच्चे का वहां ब्लॉक में होगा तो स्वाभाविक रूप से हर ब्लॉक में होगा। पहले जिला में 2-3 होता था, 1 होता था, तो कंपटीशन में बच्चों का एडमिशन सही ढंग से नहीं हो पाता था। अब आपका 100% बच्चों का एडमिशन रेसिडेंशियल में स्कूल में होगा और 6 क्लास से 12 क्लास तक 1 रुपया किसी अभिभावक का खर्चा नहीं होगा। एक बच्चे पर 1,09,000 खर्चा करने का काम भारत सरकार। और इन स्कूलों को बनाने के लिए 30,000 करोड़ रुपया हम खर्च कर रहे हैं भारत सरकार के माध्यम से। कई योजनाएं, जिन योजनाओं के लिए हम भारत सरकार को पैसा देना चाहते हैं, राज्य सरकार को पैसा देना चाहते हैं, लेकिन राज्य सरकार योजना बना नहीं पा रही है। कृषि का हमारा कृषि मंत्रालय देख रहे हैं, कृषि मंत्रालय का पैसा अभी तक इस साल का नहीं लिया। ये मार्च हो गया, मार्च लास्ट होता है, अभी तक पैसा नहीं ले पाए। पिछले 1 महीना पहले हमने ट्राइबल अफेयर्स का 170 करोड़ बहुत मुश्किल से, क्योंकि पिछला जो पैसा लिया हुआ था राज्य सरकार, उसको खर्चा नहीं कर पाई। ऐसे स्थिति के साथ राज्य सरकार की, क्योंकि सड़कों का एस्टीमेट बनाने का काम, NH का काम हम करते हैं, और जो ACF फंड हम देते हैं, जो बड़ी सड़क बनती है, जैसे मनोहरपुर वाला सड़क के लिए जो पैसा देना था वो ACF के माध्यम से दिया। हमारा खूंटी एरिया का जो अणकी ब्लॉक का और कुचाई को जोड़ने वाला, मुड़ू को जोड़ने वाला, बंदगांव को जोड़ने वाला, ACF फंड से उसको पैसा दिया। इस तरीके से हम पैसा देते हैं। प्रधानमंत्री सड़क स्पेशल केस इस बार हमने प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए विशेष प्रावधान करते हुए 24,000 करोड़ का प्रबंधन किया है। तो भारत सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, क्योंकि खर्च करने वाला जो संस्था होता है वो राज्य सरकार होता है। हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट हम किसी को पैसा नहीं दे सकते। हमारा पैसा राज्य सरकार को, राज्य सरकार का SNA अकाउंट होता है, और उस SNA अकाउंट से आपको मैं बताना चाहता हूं कि सिमडेगा, इस इलाके का भी, सिमडेगा जिला में हर गांव के लिए 21 लाख रुपया हमने 254 गांव के लिए भेजा है। पिछले साल वो पैसा राज्य सरकार ने अभी तक जिला को नहीं दिया, जिला को अभी तक वो पैसा नहीं दिया। आज ऐसे लोगों से पूछना चाहिए कि राज्य सरकार कैसे काम कर रही है, भारत सरकार का जो पैसा हुआ वो पैसा जनता तक क्यों नहीं पहुंचा। और इसलिए कुछ योजना को भारत सरकार ने सीधा जो प्रारंभ किया है कि DBT के माध्यम से हम भेजेंगे। आज हमारा मंत्रालय का पैसा, इसमें से भी कुछ लोग जरूर होंगे, क्योंकि सारे लोग किसान ही तो है जी,
और मैं निश्चित रूप से कहूंगा किसान सम्मान निधि का पैसा सीधे अकाउंट में पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? जोर से बोलिए, पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? भारत सरकार में प्रधानमंत्री बटन दबाता है और आपके खाते में पैसा आता है कि नहीं आता है? तो जो पैसा सीधे 11 करोड़ किसानों तक पैसा पहुंचाने का काम हमारे मंत्रालय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री के एक बटन दबाने से। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर के जनप्रतिनिधि से लेकर के सरकार में काम करने वाले जो हमारे मुखिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, जिन्होंने कहा कि मैं देश का प्रधान सेवक है और सेवक के रूप में दिन रात काम कर रहा हूँ, ये आपको देखने में भी लगता हो उस मंत्रालय में हम लोग काम कर। इसलिए कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई आशंका नहीं है कि इसमें हम कोई डेवलपमेंट में समझौता कर सकते हैं। तमाम लोगों तक सुविधाएं पहुंचे, बेहतर ढंग से पहुंचे। हाँ जरूर इस बात के लिए हो सकता है कि कई बार कम्युनिकेशन गैप होता है, इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए आगे बेहतर कैसे काम हो, ये हम सबको सुनिश्चित करने के लिए क्या करना है बताइए? अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार का। और ये जो खूंटी संसदीय क्षेत्र है, ये खूंटी संसदीय क्षेत्र ने इतिहास बनाया। देश में कितने ऐसे जगह है जहां पर राष्ट्रपति ने और प्रधानमंत्री ने मिट्टी का तिलक लगा करके विकास का संकल्प लिया। ये खूंटी की ही धरती है कि भगवान बिरसा मुंडा के गांव ओली हाथों आ करके राष्ट्रपति नमन करते हैं और प्रधानमंत्री मिट्टी उठा करके तिलक लगाते हुए इस अभियान को झंडा दिखाते हैं कि हम चले भगवान बिरसा मुंडा के गांव से विकसित भारत बनाने के लिए। जहां माताओं का, मातृशक्ति का सम्मान हो, जहां बहनों का सम्मान हो, जहां भाई अपने पुरुषार्थ के बल पर नए समाज की संरचना करते हुए देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प को पूरा करने में योगदान करें। यही तो हम सबका लक्ष्य है, यही तो हम सबका उद्देश्य है। देश का आजादी का लंबा कालखंड बीत गया है, इसलिए हमने कैसे बिताया ये तो आपका अनुभव है, लेकिन हमने संकल्प लिया है कि अमृत काल में प्रवेश करते हुए 2047 में भारत कैसे दिखाई दे। आज देश की आबादी 130-135 करोड़ है, उस समय देश की आबादी 180 करोड़ से ज्यादा होगी। उस समय कितना अनाज की जरूरत होगी, उस समय कितनी दवा की जरूरत होगी, उस समय कितना आधारभूत संरचना की जरूरत होगी। आज दुनिया में ऐसा प्रधानमंत्री किसी को नहीं मिला जो भारत को मिला है नरेंद्र भाई मोदी के जैसा। वो चिंता कर रहा है कि जैसे आबादी बढ़ेगी, जैसे लोग समय आगे लेकर के जाएंगे, उसकी जरूरतें भी बढ़ेगी। उस तरीके से हमें योजना बना करके आगे चलना है और उसी तरीके से अर्थव्यवस्था को आगे मजबूत करना है। तो इस दृष्टि से कार्य हो रहा है और मुझे आशा है कि हम सब मिलकर के ये जो लक्ष्य है, बहुत सारे लोग इस समय देश में रुकावट पैदा करना चाहते हैं, उन लोगों की आज हालत खराब है, इसलिए इस तरह का गठजोड़ बना करके कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से लोगों के मतों को लेकर के फिर अपना उसी तरह की राजनीति करे जो करप्शन में डूबे हुए, जो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए। आज यहाँ पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है, राज्य सरकार में कोई काम नहीं हो रहा है, उससे आप स्वतः अंदाजा लगा सकते हैं। आप जितनी बातें कहें उसमें से अधिकांश राज्यों से जुड़ा हुआ विषय है, क्योंकि राज्य का एग्जीक्यूटिव सिस्टम ठीक से काम करेगा तो आपको हमें बोलने की आवश्यकता नहीं। राज्य का सिस्टम जब फेल होता है तो समस्याएं बढ़ती है और जनता हर किसी को जिसको भी मिलेगा उससे बात करेगा, ये सारी संकट उत्पन्न हो। इसलिए मित्रों, हम सब राष्ट्रभक्ति के साथ राष्ट्र निर्माण का ध्येय को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जो भी चीजें अपने परिवार की है, हम परिवार में बैठ करके उसका समाधान करेंगे, लेकिन जब इस सभागार से निकलेंगे तो वंदे भारत का नारा लगाते हुए हम भारत माँ के संतान का जो दायित्व है उसको पूरा करेंगे। यही हमारा लक्ष्य है।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को बहुत ज्यादा और नहीं कहते हुए आभार व्यक्त करता हूँ। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।